हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे और इसका आज पहला क्लास है। यह क्लास हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, क्यों करना पड़ा, क्या बात है, आखिर क्या बात है। आइए चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। यहां पर एडजस्ट कर देते हैं। आइए, तो हुआ क्या कि शुरुआत में तत्वों की संख्या बहुत ही कम थी। तत्वों की संख्या बहुत कम थी तो उसके गुणों का अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। अलग अलग तत्वों का अध्ययन करना बिल्कुल आसान था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वैज्ञानिकों के द्वारा एक एक करके तत्वों की संख्या जो खोजी गई उसमें इजाफा हुआ, वृद्धि हुई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा जब हो गया तो अध्ययन की सुविधा में काफी कठिनाई होने लगी। किन्हीं का गुण अलग, किन्हीं का गुण अलग, और बहुत अस्त व्यस्त हो गया अध्ययन के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में कि किस प्रकार से खोज करें। तो इसी को सुविधाजनक बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या किया गया, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण किया गया। तो प्रश्न ही है कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आंसर हमने लिखा कि जब अधिक तत्वों का आविष्कार हुआ तो उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई होने लगी, है ना। क्या हुआ, कठिनाई होने लगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। आवर्ती वर्गीकरण करने के लिए तत्कालीन वैज्ञानिकों ने, जो उस समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि समान गुण वाले तत्वों को समूहों में बांटने का कार्य किया कि अगर एक तरह का गुण मिला तो उसको क्या किया, एक समूह में रख दिया, है ना। ये बहुत ही कठिन कार्य था। आज हम लोग उस पर आएंगे कि किस प्रकार से तत्वों को क्लासिफाइड किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, उनके गुणों के आधार पर, गुण में जो सिमिलरिटी है उसके आधार पर एक समूह, एक ग्रुप बना करके, है ना, और उसको वर्गीकृत करने का कार्य शुरू किया गया, अर्थात तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया गया। अगला जो प्रश्न है वो है कि वर्गीकरण तो कर दिया, चलिए ठीक बात है, तो वर्गीकरण से लाभ क्या क्या हुआ, है ना। तत्वों के वर्गीकरण से लाभ क्या क्या हुआ, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर तत्वों का वर्गीकरण जब किया गया तो वर्गीकरण के क्या लाभ हुए। तो पहला है कि तत्वों के वर्गीकरण के द्वारा तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से, रेगुलर तरीके से किया जा सकता है। हम लोग आगे देखेंगे, आवर्त सारणी आपके सामने होगा और किस प्रकार से तत्वों का अध्ययन नियमित तरीके से आवर्ती वर्गीकरण के द्वारा किया जाने लगा, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट हमने लिखा कि इससे सभी तत्वों के गुणों का
अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया, एक समूह में रखा गया, एक आवर्त में रखा गया, और अगर एक तत्व का हमने गुण का अध्ययन अगर कर लिया तो उन सभी वर्गों के जितने भी तत्व है सबका गुण का अध्ययन कर लिया। तो ये फायदा है तत्वों के वर्गीकरण से। पहले तो शुरुआत में कम तत्व था, लेकिन अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 111 है। तो 111 तत्व के विषय में एक बार में जानकारी लेना मुश्किल काम था, और उसको आसान करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। आइए, वर्गीकरण से जो तीसरा लाभ है कि इससे किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो जाता है। हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर वर्ग है, हम लोग वर्ग क्या है, आवर्त क्या है, सब पर बात करेंगे। यानी एक ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे गए, वर्ग में ऊपर से नीचे गए या बाएं से दाएं गए, तो किस प्रकार से तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन करना तत्वों के वर्गीकरण करने से बिल्कुल क्या हुआ, आसान हो गया। इससे विभिन्न, चौथा जो है कि इससे विभिन्न समूहों के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना। कि पारस्परिक संबंध को रिलेशन क्या है एक तत्व से दूसरे तत्व में, इन सब चीजों की जानकारी हम लोग तत्वों के वर्गीकरण से आसानी से ले सकते हैं, है ना। डीप अध्ययन करना, कोई रिसर्च करना, आगे की सोच को बढ़ाना, इन सब के लिए तत्वों के वर्गीकरण काफी फायदेमंद साबित हुआ है। अगला जो प्रश्न है उस पर आते हैं हम लोग। आपके सामने है एक प्रश्न, हमने लिखा क्या है कि डोबरेनर के त्रियक नियम को लिखें। सबसे पहले हम लोग डोबरेनर महोदय के बारे में जानें। डोबरेनर एक वैज्ञानिक का नाम है, जॉन डोबरेनर, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, और पहला व्यक्ति है ये जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने का हिम्मत जुटाया, और हिम्मत ही नहीं जुटाया बल्कि करके भी दिखाया। इन्होंने क्या किया, तीन तत्वों को एक ग्रुप बनाया, और उसी 3 तत्वों के ग्रुप को क्या कहते हैं, त्रियक कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रियक कहते हैं, ट्राइड कहते हैं। और उन तीनों तत्वों के गुणों में समानता भी इन्होंने दिखाया कि इस तरह से हमने ये ट्राइड 3 तत्वों का ग्रुप बनाया, और 3 तत्वों में एक रिलेशन है, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ किया। इसलिए ये नियम ही क्या कहलाया, डोबरेनर के त्रियक नियम, ट्राइड लॉज ऑफ डोबरेनर। जॉन डोबरेनर महोदय ने पहला प्रयास किया, पहला हिम्मत जुटाया तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए। उन्होंने क्या किया, किस आधार पर काम को शुरुआत किया, है ना। पहले हम लोग उसको देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि त्रियक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के, ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाने पर। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाने का मतलब कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार, पहले कम द्रव्यमान वाले तत्व, फिर उसके बाद, है ना, इस तरह से सजाया। सजाने पर क्या देखा कि मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। आइए हम लोग उदाहरण भी देख रहे हैं। 3 तत्व का ग्रुप इन्होंने बनाया,
पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, है ना। हम लोग पहले ग्रुप की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, देखिए पहला जो ग्रुप है वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का है। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या 40 है, पहले लिखा। स्ट्रोंशियम 87.5 है, उसके बाद लिखा। और बेरियम का 137 है, इसके बाद लिखा। अब इनका कहना है कि बीच वाला जो 87.5 जो है, ये जो द्रव्यमान संख्या है, अगर किनारे वाले यानी कैल्शियम और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान का अगर एवरेज निकाल दें, औसत निकाल दें, तो 87.5 यानी स्ट्रोंशियम के द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, अगर हम लोग किनारे वाले यानी 40 प्लस 137 करते हैं, तो दो का अगर जोड़े और दोनों का एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से भाग देना पड़ता है। इसको जोड़ करके अगर भाग दे दीजिएगा, कितना होता है, 7 और ये 1, और 2 से अगर भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 88.5। और स्ट्रोंशियम का द्रव्यमान संख्या कितना है, 87.5, जो कि इसके लगभग बराबर वो माने हैं, है ना। और इस प्रकार से इन तीनों तत्वों का एक ग्रुप बनाया। फिर उसी तरह से दूसरा जो ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इसमें भी देखिए कि इन दोनों का जो औसत है द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान का, वो बीच वाला 23 जो है इसके बराबर होता है। कैसे, तो देख लीजिए, 7 प्लस 39 और 2 से अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 46/2 यानी इज इक्वल टू 33। और ये 33 देखिए, सॉरी 23, सोडियम का जो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु द्रव्यमान है, वो 23 है और उसके बराबर है। उसी प्रकार से देखिए क्लोरीन का, है ना, 35.5, देखिए यहां भी जोड़ करके दिखाया हुआ है, और प्लस 127, और उससे 2 से अगर भाग दिए, औसत निकाले तो 81.2 आया, जो 80 के क्या है, करीब है, लगभग बराबर है ना। इसलिए डोबरेनर महोदय जो जर्मन वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री के, उन्होंने 3 तत्वों का एक ग्रुप बनाया और वो दिखाए कि बीच का जो तत्व है उसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर होता है। हम लोगों ने अभी देखा भी कि किस प्रकार से बराबर होता है ना। हालांकि ये डोबरेनर का त्रियक नियम बाद में जाकर के सफल साबित नहीं हुआ और सफल हो गया, क्योंकि इस तरह से सारे तत्वों का ट्राइड्स बनाना, त्रियक बनाना, 3 तत्वों का ग्रुप बनाना संभव नहीं हो पाया, है ना। लेकिन हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए इनको कि इन्होंने पहला प्रयास तो किया। आइए आगे देखते हैं। है ना, कि त्रियक की विशेषताओं को लिखें। जो डोबरेनर महोदय ने त्रियक का नियम दिया, ट्राइड्स लॉ दिया, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहला विशेषता है कि किसी त्रियक के तत्वों के गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता का मतलब गुणों में सिमिलरिटी है। क्या है, तो देखिए जरा, यहां जो इन्होंने दिखाया, तो कैल्शियम से ज्यादा सक्रिय स्ट्रोंशियम है
और स्ट्रोंशियम से ज्यादा सक्रिय बेरियम है। इसमें भी दिखाया इन्होंने कि लिथियम से ज्यादा सक्रिय सोडियम है और सोडियम से ज्यादा सक्रिय तत्व पोटेशियम है, यानी क्रियाशीलता के संदर्भ में बात हो रही है। फिर उसी प्रकार से देखिए, क्लोरीन से कम क्रियाशील ब्रोमीन है और ब्रोमीन से भी कम क्रियाशील आयोडीन है। यहां पर उल्टा हो जाता है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि किसी त्रियक के तत्वों के गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है, उसकी क्रियाशीलता के विषय में अभी हम लोगों ने देखा है ना, कि कैल्शियम से अधिक क्रियाशील स्ट्रोंशियम है और स्ट्रोंशियम से भी अधिक क्रियाशील क्या है, बेरियम है ना। अब आइए दूसरा है कि यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है ना। और वो संबंध अभी हम लोगों ने दिखाया भी कि किस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के बराबर होता है। इस प्रकार से है ना एक सिमिलरिटी परमाणु द्रव्यमान और उसके गुणों में स्थापित करता है। भले दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि डोब्रेनर महोदय ने जो सफल प्रयास किया वो बाद में उसमें दोष आ गया, वो असफल हो गया है ना। आगे के तत्वों को उन्होंने, या और जो बचा तत्व था उनका नियम, ये त्रियक नियम सब पर लागू नहीं हुआ। द्रव्यमान संख्या को जब वो बढ़ते क्रम में सजाए, तीन तीन तत्वों का जब ग्रुप बनाया तो ये 9 तत्व के अलावे आगे किसी तत्व में इस तरह का गुण को इन्होंने स्थापित नहीं कर दिखाया है ना। और इस प्रकार से डोब्रेनर महोदय का ये ट्राइड्स लॉ, त्रियक नियम असफल बाद में साबित हुआ है ना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरा प्रश्न था कि आवर्ती वर्गीकरण का क्या लाभ है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न था वो था कि डोब्रेनर महोदय ने जो ट्राइड्स लॉ दिया, त्रियक नियम दिया, वो क्या है। और चौथा प्रश्न है कि त्रियक की विशेषताएं के विषय में हम लोगों ने सीखा। अब आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स महोदय ने किस प्रकार से अष्टक नियम दिया और उससे जो आगे है क्लास में जो टॉपिक है, बातें हैं, उसको हम लोग सीखेंगे है ना। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।